हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो एमपी स्पेशल जो जीएस स्टडी की जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और उससे रिलेटेड कुछ मध्य प्रदेश शासन से संबंधित कुछ प्रमुख पदाधिकारी हैं, इनको लेकर के कोई क्वेश्चन बनता है तो वहां से आप इजिली इसको कर सकते हैं। तो एक दो पेज पढ़ करके आप एक से दो क्वेश्चन यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या चीजें हैं। कुछ प्रमुख अधिकारियों में देखिए पद हैं और वर्तमान और प्रथम, ठीक है। यानी ये कभी कभी जीके का पॉइंट है तो कभी कभी वर्तमान का पूछ लिया जाता है। ज्यादातर तो सिचुएशन रहती है कि वर्तमान का, लेकिन कभी कभार एज ए जीके के रूप में वो प्रथम भी पूछ लेता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो राज्य का राज्यपाल जो होता है वो सबसे बड़ा अधिकारी, ठीक है, और मुखिया राज्य का, इसलिए वर्तमान में वो है श्री गंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। तो श्री गंगू भाई छगन भाई पटेल ये जो है वर्तमान में है, जबकि जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे डॉक्टर पट्टाभ सीता रमैया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, डॉक्टर पट्टाभ सीता रमैया ये प्रथम थे और वर्तमान में श्री गंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वर्तमान में श्री शिवराज सिंह जी जो है चौहान जी साहब हैं, ठीक है। और प्रथम अगर बात की जाएगी प्रथम मुख्यमंत्री तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिव की बात की जाती है तो श्री इकबाल सिंह बैस इस समय वर्तमान में है, और श्री एच.एस. कामत ये सबसे पहले मुख्य सचिव हुआ करते थे, ठीक है। अगर हम लोग हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वर्तमान में जस्टिस रवि कुमार जी हैं, ठीक है, रवि विजय कुमार जी हैं मलिमत, जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत ये वर्तमान में है। और जबकि हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश प्रथम थे वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये प्रथम थे। इसी क्रम में अगर हम लोग बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में श्री गिरीश गौतम जी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी आता है, तो इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। और जबकि सबसे पहले जो आपके विधानसभा अध्यक्ष थे प्रथम मध्य प्रदेश राज्य के वो श्री कुंजीलाल दुबे जी थे, ठीक है। नेता प्रतिपक्ष में चूंकि विधानसभा अध्यक्ष और इसका जस्ट अपोजिट नेता प्रतिपक्ष होता है वो डॉक्टर गोविंद सिंह, ठीक है। तो डॉक्टर गोविंद सिंह वर्तमान में है, और जबकि प्रथम नेता प्रतिपक्ष के रूप में श्री विष्णुनाथ तामस्कर, ठीक है। एमपीपीएससी जिसका एग्जामिनेशन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इस आयोग का जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेश लाल मेहरा भी हैं, ठीक है। और जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डीवी रेगे, ठीक है, डीवी रेगे महोदय ये जो है प्रथम एमपीपीएससी के अध्यक्ष थे। लोकायुक्त की बात की जाएगी तो न्यायमूर्ति एनके गुप्ता जो नरेश कुमार गुप्ता जी हैं वो प्रथम जो वर्तमान में लोकायुक्त हैं, जबकि प्रथम जो है वो बीपी दीक्षित साहब थे, ठीक है। तो बीपी दीक्षित साहब ये जो है प्रथम लोकायुक्त थे और वर्तमान में है एनके गुप्ता। इसी क्रम में बात करें योजना आयोग के अध्यक्ष की बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह जी चौहान, क्योंकि योजना आयोग का जो अध्यक्ष है जो राज्य योजना आयोग की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य योजना जो केंद्र में योजना आयोग है उसका अध्यक्ष जो होता प्रधानमंत्री होता, राज्य योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो वहां का मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान साहब हैं। और जो पहले हुआ करते थे वो श्री प्रकाश चंद्र सेठी, ठीक है, तो श्री प्रकाश चंद्र सेठी। राज्य निर्वाचन की बात की जाएगी, राज्य निर्वाचन आयुक्त जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात की जाएगी तो श्री वसंत प्रताप सिंह ये अभी वर्तमान में है, और जो पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे श्री एनवी लोहानी, ठीक है। और राज्य महाधिवक्ता की बात की जाएगी तो राज्य महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह जी हैं और श्री एम धर्माधिकारी प्रथम थे, ठीक है। तो राज्य महाधिवक्ता जो एडवोकेट जनरल है वो श्री प्रशांत सिंह जी वर्तमान में है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की बात की जाएगी तो श्री अरविंद कुमार शुक्ला जी हैं वर्तमान में, और पहले जो हुआ करते थे वो श्री टी.एन. श्रीवास्तव जी। राज्य कृषक आयोग इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो श्री राजेंद्र पाठक जी को बनाया गया था, इसके 2006 में इसको बनाया गया था। तो राज्य कृषक आयोग और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो श्री ईश्वर लाल पाटीदार, ठीक है, ईश्वर लाल पाटीदार जी हैं। और राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष होता है उससे ऐसे इसी उपाध्यक्ष वो श्री चैतन्य कश्यप, वर्तमान में राजनीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री चैतन्य कश्यप हैं, और जो पहले राजनीति आयोग के उपाध्यक्ष बने थे वो सोमपाल शास्त्री बने थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अगर इतने चीजों को अगर आप तैयार कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन ये मुख्य है जो हाईलाइटेड है, प्रमुख जो पदाधिकारी हैं इनको अगर आप तैयार करके रखते हैं वर्तमान, और इसी के क्रम में आप साथ साथ में इसके प्रथम, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको मिल जाना। तो भाई सबसे बड़ा छात्रों एक ये सवाल आता है
कि आप ये कैसे कवर करेंगे, कैसे चीजें याद हो पाएंगी। जैसे मैंने तो बता दिया, आपने इसको देख भी लिया, लेकिन सर लर्न कैसे होगा, ये बड़ा प्रश्न है। तो छात्रों इसके लिए तरीका यही होता है कि इसको आपको मैं पीडीएफ में प्रिंट आउट भेजता ही हूँ, ठीक है। जीएस का कुछ पार्ट इसको इसलिए भेज दे रहा हूँ क्योंकि समय आपके पास में कम है, और उस समय को ध्यान में रखते हुए कि आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आप इसका प्रिंट आउट अगर हो सके तो आप अपने करकमलों से लिखिए, क्योंकि एक बार अगर आप तैयारी कर लेते हैं, लिख लेते हैं छात्रों, तो एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर होता है, पहली चीज, ठीक है। क्योंकि अब जब आप तैयारी करते रहे होते हैं तो ये बार बार आता है, कई बार लोगों के मन में आता है कि सर कैसे तैयारी करें, क्या करें। भाई दो चीजें आती हैं जब हम तैयारी करते हैं, तो दो ही चीज हो सकता है, एक लिखना और दूसरा आपका पढ़ना, ठीक है। और लिखना और पढ़ना ये दोनों क्रिएट क्या करता है, ये समझ डेवलप करता है, समझना, ठीक है, समझना और इसी में याद करना, दो मतलब इतनी चीजें होती हैं। अब आपको लिखते हैं, पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है, ठीक है। आप जो है लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो पढ़ने का मतलब हो गया कि जैसे मैं आपके साथ में, तो लिखना, पढ़ना या इसी चीज को सुनना, लिखा लिखाया जो लिख रहा है, लिखा पढ़ा और इसको सुनना, ठीक है। तो जो लेक्चर चल रहा है ये लिख पढ़ा हुआ है और आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है। तो ये आपका लिखना पढ़ना सुनना यानी लेक्चर होता है वो सुनना, और इसको सुन करके फिर आप इन चीजों को समझ लेते हैं। लेकिन छात्रों ये होता है और समझते हैं और चीजें याद रहती हैं। तो याद कैसे रहे, इनको क्या है, इनका प्रिंट आउट लेकर के आप इनको रेगुलर बेसिस पे जब भी आपका टेस्ट हो तो एक बार देख लिया करिए। जैसे जैसे आपका लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा, पुराने लेक्चर्स को आप खाली रिवाइज करते चले चलेंगे, और जब आपका टेस्ट होने लगे, ठीक है, ट्यूसडे टू ट्यूसडे टेस्ट हो रहा है, तो आप अपने ट्यूसडे के दिन क्या करें, या संडे को अगर आपको छुट्टी रहती तो संडे टू संडे इनको एक बार आप रिवाइज करते हुए चले चलिए, ठीक है। तो एमपी स्पेशल का जो भी चीजें हैं, वो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबको हम एकदम से बिल्कुल आपको कवर कर लेंगे। और इनको क्या करें, कैसे याद रहेगा, जब आप लिख लिए, पढ़ लिए, ठीक है, या उसको सुने तो आपको समझ में आए। तो याद कैसे रहेगा, याद रहने के लिए जब हम इस पे टेस्ट कराते हैं, ठीक है, जब हमारा मॉक टेस्ट होता है तो उसमें इन प्रकार के क्वेश्चनों को भी इस बार लगेगा। तो जब क्वेश्चन लग जाएगा कहीं कहीं बीच बीच में, तो क्या होगा, अरे भाई इसका आंसर तो ये था, इसका ये था, तो धीरे धीरे करके चीजें क्या होंगी, वो आपके माइंड सेटअप में बैठने लगेगी कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आना है, तो चलिए यहाँ से टेस्ट में। तो अब आप इसको जान गए, इसीलिए ये जितनी मैंने बातें बताई हैं इनको आपको ध्यान रखना। देखिए सभी विद्यार्थियों से, जो लोग स्पेशली प्रिपरेशन केवल वहीं की कर रहे हैं, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो यूपी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी जिम्मेदारियां हैं, तो जिनके पास में अगर टाइम नहीं अलग से है तो उनके लिए तो यह पर्याप्त, जान लीजिए कि जितना मैटर और कंटेंट आपको दिया जा रहा है सोशियोलॉजी के अंदर में, और जितना ये एडिशनल चीजें आपको, वो उतना बहुत पर्याप्त है। क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों के पास में चीजें बहुत हैं, बहुत मोटी मोटी किताबें, गाइड, पीडीएफ, ऑनलाइन सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि आप उतनी चीजों को, कौन सी चीजों को ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। और अपना जो टेस्ट है, जो एक सामूहिक टेस्ट कराया जाता है, उस सामूहिक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप लोग सुपर 30, ठीक है, आपने देखा होगा कि सुपर 30 बैच में आप लोग हैं, और अगर एक एक जो एस्पिरेंट है अगर पूर्ण रूप से लग करके इस पे वर्कआउट करे, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें यह है कि जो हमारे अभ्यर्थी एक्टिव पार्टिसिपेंट, जिनको ये है कि कोई ऑप्शन नहीं है कि सर हमारे पास में कोई असिस्टेंट प्रोफेसर ना बनने का कोई ऑप्शन नहीं है, हमें बनना ही बनना है, तो वो कम से कम 5-7 लोग एकदम से अब एक्टिव हो जाएं और कोई भी टेस्ट न छोड़े। तो जैसे ही 10-5 लोग आप लोग एक्टिव हो जाते हैं, तैसे पूरा का पूरा अपना जो सुपर 30 का ग्रुप है वो एक्टिव हो जाता है, और वो कंपटीशन क्या करता है, डे बाय डे करके चीजें बढ़ाने लगता है, ठीक है। कि जो आपके 100 क्वेश्चन सोशियो के और जो आपका, तो छात्रों सब्जेक्ट में आप 150, अभी 100 का हम टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब जल्दी ही आपको 150 क्वेश्चन जो है आपको सब्जेक्ट में मिलने लगे। और जो ये 50 क्वेश्चन आपका, ये बहुत डिसाइडिंग पॉइंट का होता है। तो दो चीजें आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से ये आपको क्वालिफाई कराने के लिए होती है, क्योंकि कई विद्यार्थियों ने कहा जल्दी ही हम लोग गूगल मीट के माध्यम से एक डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन ये जो 150 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसीलिए जो सोशियोलॉजी है इस पे विशेष रूप से क्यों फोकस रहता है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, 150 यानी ये 3 गुना है, ठीक है। और ओवरऑल हम इतना मान के चल रहे हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 25 से 30 क्वेश्चन आपका यहाँ मतलब आपका मान के चलिए कि 50 में 25 से 30 क्वेश्चन आप ओवरऑल हमारे हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे स्टूडेंट है तो 35-40 भी जा सकता है, लेकिन 25 से 30 जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर
ये जो आपका 150 क्वेश्चन है ये बहुत कुछ पैरी करेगा। कोई 100 ला सकता है, 110 ला सकता है, 120 ला सकता है, यानी ये 150 क्वेश्चन ये बहुत मायने रखता है छात्रों। इसीलिए आप अपनी सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ बनाइए, क्योंकि 100 मार्क्स का आपके पास में इंटरव्यू भी है, ठीक है। और जब इंटरव्यू होता है उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, अपने सब्जेक्ट को डिस्प्ले करना होता है, ठीक है। 80% क्वेश्चन जब आपका होता है वो इंटरव्यू में, वो आपके सब्जेक्ट से लेकर के ही होता है। तो सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। लेकिन ये भी बात है कि सब्जेक्ट में चूंकि सभी लोग बेहतर होते हैं, तो सबका एक रेंज 110 से 120 वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर किस तरीके से 120 भी जा सकता है, 125 भी जा सकता है, 130 भी जा सकता है, मतलब कैसे उसमें जाता है वो डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। तो ये जो यहाँ पर रेंज है, यहाँ पर आप ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं कर सकते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन के इर्द गिर्द में यहाँ पर सभी लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जिनकी नहीं तैयारी, जैसे बहुत सारे लोग एमपी से जुड़े हुए हैं लेकिन अब वो नहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो 20 से 25 क्वेश्चन बहुत बामुश्किल से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी बना करके तैयारी करके करिए, तो यही जो 20 से 25 क्वेश्चन है वो 30 से 35 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन भी हो गया, 5 क्वेश्चन यहाँ आपने देखिए एक्स्ट्रा कर लिया, ठीक। और इसी तरीके से 10 क्वेश्चन, चूंकि लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ, तो जब आपके 15 क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो ये मान के चलिए कि अब आपको कोई बाहर नहीं कर पाएगा। आप अपनी जो कट ऑफ है, मेरिट है, उससे अगर 15 क्वेश्चन ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई बाहर नहीं कर पाएगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन का मतलब हो गया 30 मार्क्स आप एक्स्ट्रा हो गए। और 30 मार्क्स अगर एक्स्ट्रा चल रहे हैं तब आपको कोई, तो आप लोग यही कोशिश करिए कि 10 क्वेश्चन कम से कम यहाँ आप एडवांस में रहिए, और 10 क्वेश्चन का टारगेट यहाँ जीएस में भी लेकर चलिए। इसीलिए जो तैयारी है, जो सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, जो लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके पीछे यही रीजन है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब हम लोग जो है इनको पढ़ने के बाद में अब कुछ चीजें और भी हैं, जो प्रथम महिला राज्यपाल, ये इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसको, इसीलिए मैंने जितने इंपॉर्टेंट है, देखिए छात्रों एक चीज है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, आप जितना मर्जी है उतना पढ़ते चले जाइए, लेकिन वह चीज जो आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में वही चीजें आती हैं, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपरों को उठा के देखते हैं और जो इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है ना, क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनते हैं कि अब पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर से पूछ दिया, बात ठीक है, लेकिन जो हाईलाइटेड चीजें हैं, पता लगा वो नहीं आपको आ रहा है, तो आपसे एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि आप तैयारी क्या किए, ठीक है, अरे सामान्य क्वेश्चन था हम नहीं कर पाए। तो ये सामान्य चीजें हैं कि जिनको आपको कन्फर्मली जानना चाहिए कि प्रथम राज्यपाल जो महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश की बनाएगी वो सुश्री सरला ग्रेवाल जी, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। इसी क्रम में प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की जाएगी तो सुश्री उमा भारती जी। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सुश्री सरला ग्रेवाल ये प्रथम महिला राज्यपाल बनाई गई थी और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी। इसी तरीके से प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल कौन बनी है, ठीक है, तो श्रीमती उर्मिला सिंह जी जो है ये आदिवासी महिला जो है उत्तरांचल से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो ये जो हिमाचल थे, तो ये जो है प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल जो है ये बनी हुई थी श्रीमती उर्मिला। और प्रथम महिला न्यायाधीश की अगर बात की जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर में तो श्रीमती सरोजनी सक्सेना, याद रखिए सरोजनी सक्सेना ये प्रथम महिला न्यायाधीश थी मध्य प्रदेश के अंदर में, और प्रथम महिला मुख्य सचिव, ठीक है, और साथ ही साथ में प्रथम महिला आईएएस, ये दोनों के आंसर एक ही है। प्रथम महिला जो आईएएस मध्य प्रदेश के अंदर में बनी और प्रथम मुख्य जो उनको मुख्य सचिव भी बनाया गया वो श्रीमती निर्मला बुच जी थी, ठीक है। तो श्रीमती निर्मला बुच ये प्रथम आईएएस वहां से क्वालिफाई थी और उनको प्रथम महिला मुख्य सचिव का भी पदभार ग्रहण कराया गया था, ठीक है। तो ये इतनी चीजें क्लियर हो गई, अगर आप एक बार ध्यान दे लें तो ये इजिली, मतलब ये सब चीजें एक बार अच्छे से सुन लीजिए तो आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से सुनते हुए समझते। अब्दुल हम लोग ज्यादा, और इसीलिए जो लेक्चर्स हैं बहुत बड़े नहीं बना रहे हैं, छोटे, और इनकी पीडीएफ भी आपको भेज रहे हैं। सभी छात्रों से निवेदन यही है कि जितने भी विद्यार्थी केवल तैयारी करते हैं, यानी वो केवल तैयारी करने का काम करते हैं, वो अपने करकमलों से लिखें, अपना नोट बनाएं, देखें, समझें, ठीक, वो अपना याद कर लेंगे। और जो हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कहीं पर कार्यरत हैं या जिनके पास समय नहीं पड़ पाए, वो उसको तुरंत जब आप पहुंच जाए तो हर वीक के अंदर में जो भी है आप धीरे धीरे करके अब ये लेक्चर बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है, मतलब जीएस के लेक्चर भी मैं काफी अब बढ़ा दूंगा जैसे जैसे समय मिलता जा रहा है। इस समय इलेक्शन ड्यूटी वगैरह तमाम काम रहते हैं तो इसीलिए नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय मिलता जाएगा लेक्चर लगातार बढ़ता हुआ जाएगा, ये सब चीजें बढ़ती हुई चली जाएंगी, ठीक है, आपके क्रम में। तो आपको क्या करना है छात्रों, उसको तुरंत प्रिंट आउट ले लिया करिए और लेक्चर को एक बार जरूर सुन लिया करिए, क्योंकि लेक्चर सुनने से ही
देखिए एक चीज है कि बहुत सारे मैटर, नोट्स, कंटेंट, किताबें सब कुछ रखी रहती हैं, लेकिन जब कोई एक व्यक्ति होता है जो बताता है कि क्या माहौल चल रहा है, तो माहौल को देख करके और सुन करके ही हम अपने रुख को बदलते हैं, हम अपनी जागरूकता को बदलते हैं। यही वो कारण है कि आप जब आप टेस्ट देते हैं तो देखिए टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपने नहीं टेस्ट दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिया, उनका नंबर आया, उनकी रैंक आई, तो पता चलता है कि भाई लोग टेस्ट दे रहे हैं, लोग तैयारी कर रहे हैं। हम करें या ना करें, एग्जामिनेशन अपने नियत समय पर होगा। हम सिलेक्शन लें या न लें, लोग आएंगे, सिलेक्शन लेंगे, उनका नाम आएगा, उनका होगा। हर कोई उसी में से कोई ना कोई लिखता रहेगा कि बधाई हो और मेरा माता पिता गुरुजनों के सहयोग आशीर्वाद से ये आज जो है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो है असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विषय पर मैं चयनित हुआ। तो ये सब प्रक्रिया चलेगी। अब आप उसमें आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो आप डिसाइड कैसे करेंगे, ये आप इन्हीं के माध्यम से डिसाइड करेंगे। चलिए हम लोग मध्य प्रदेश का, अब हम लोग विश्व में, यानी मध्य प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य जिसने विश्व में कुछ ऐसे काम किया कि जो विश्व लेवल पर प्रथम स्थान पर है। ठीक है, पूरे विश्व के अंदर में क्या उसने काम किया कि पूरे विश्व लेवल पर उसने काम किया, अच्छा काम किया है। तो विश्व का पहला ऐसा राज्य है जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग, छात्रों ये वरिष्ठ जनों की, वृद्ध जनों की समस्या समाजशास्त्र की सबसे बड़ी समस्या है, और शायद कोई अगर राज्य इस चीज को समझ पाया है, ठीक है, आज जैसे युवा जनसंख्या है और विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत बन गया, तो अभी तो खुशहाली वाली बात है, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर में देखिएगा लगभग 20 सालों बाद भारत के अंदर में सबसे ज्यादा वृद्ध जन होंगे तो भारत में होंगे। और तार्किकता इस तरीके से बढ़ रही है, महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है, सिस्टम इस तरीके से हाइपर रैशनैलिटी की ओर जा रहे हैं कि नागरिकों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए दिक्कत, उनके संसाधन के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए राज्य को सामने आना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जब राज्य सामने आएगा, सभी राज्यों को आना पड़ेगा, पूरे देश को आना पड़ेगा, लेकिन उसमें तब मध्य प्रदेश का नाम बहुत ऊंचा लिया जाएगा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो कमीशन का गठन किया है वो पहला राज्य, पूरे दुनिया के अंदर में पहला राज्य अगर किसी ने किया है, ठीक है, तो भारत देश का मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है। और इसी के बाद, ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, वरिष्ठ नागरिक के पुनर्वास नीति अपनाया। आपने देखा होगा कि उनके लिए पुनर्वास, वो बेचारे बेघर हैं, अपने ही घर बनवा करके रह रहे हैं वहां पर, और लोग आकर के उनके बेटे और बेटियां और जो है बहुएं सब ऐसा कब्जा करके बैठे हैं कि ये बेचारे वृद्धाश्रम चले जा रहे हैं, चूंकि इनको खाना पीना देखने वाला कोई नहीं है। तो फिर ये पुनर्वास की नीति अपनाने वाला भी यही आपका मध्य प्रदेश है। और इसी क्रम में उसने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने का प्रथम राज्य भी बन गया कि ठीक है, पुनर्वास भी मिलेगा और आप तीर्थ यात्रा पर जाएं, अपना मनोरथ पूर्ण करें। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये कोई सामान्य बात नहीं है, वास्तव में ग्राउंड लेवल पर जा करके, और यह चीज, इस प्रकार की योजनाएं राज्य में लागू होने का कहीं ना कहीं अर्थ स्पष्ट रूप से जाता है कि इस योजना को बनाने वाला कोई ना कोई समाजशास्त्री तो जरूर है, जिसकी सलाह को इस विशेष रूप से माना गया और आज ये बड़ा काम शुरू हुआ। और आने वाले वक्त में इसे मजबूरन पूरे देश के अंदर में, पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके लागू होना ही लागू होना। विश्व का अगर हम लोग देखें, पहला गौ जो अभ्यारण्य, गौओं के लिए अभ्यारण्य बना, वो मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन कई बार एमपी से लेकर हर जगह पर, यूपी वगैरह में भी आया हुआ कि पहला गौ अभ्यारण्य वो आपका मध्य प्रदेश के सुसनेर में बना। ठीक है, ये आगरा मालवा जो जिला है वहां पर, आगरा मालवा में स्थापित हुआ सुसनेर। ठीक है, मध्य प्रदेश के सुसनेर में। इसी तरीके से देखेंगे मध्य प्रदेश में विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र, जनजातियों के लिए जो सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना वो अलीराजपुर में की गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र, ठीक है, कि ताकि उनको सूचनाएं दी जा सके, उनको एक्टिव किया जा सके। ये कहां पर बना, अलीराजपुर के अंदर में बना। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना, लोकार्पण, इसका जो है मार्च 2023 में ये प्रस्तावित किया गया हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है, ये विश्व का एकमात्र स्थान ऐसा जहां पर 21 जून को जब कर्क रेखा चमकती है, ठीक है, तो कर्क रेखा को सूर्य सीधा 90 डिग्री पर लंबवत चमकता है। ठीक है, तो उज्जैन, ये आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चात विश्व का दूसरा ऐसा राज्य, वह देखिए ऑस्ट्रेलिया ने तो सबसे पहले किया है जो है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पश्चात देश के रूप में इंडिया और देश में मध्य प्रदेश राज्य, जिसने आदिवासियों के लिए आदिवासी शोध संचार केंद्र की स्थापना की। तो अगर आ जाए आदिवासी शोध संचार की स्थापना करने वाला जो भारत के अंदर में राज्य है वो मध्य प्रदेश है, और पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया के बाद इसने किया। इसी क्रम में देखा जाए तो विश्व की पहली भीली भाषा, सबसे ज्यादा जो है भारत के अंदर में कौन सी जनजाति रहती, पहले एक समय हुआ करता था एमपी की
गोंड जनजात थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजात जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो कौन सी है, भील। और भील के लिए जैसे आपने बॉलीवुड ट्रॉलीवुड इनका सबका नाम सुना, ऐसे भीली भाषा की पहली जो फिल्म है वो फैसला की शूटिंग मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में की गई। तो पहली जो फिल्म है भीली भाषा की, वो फैसला जो मूवी है वो भीली भाषा में की गई और ये विश्व की पहली भीली भाषा से संबंधित फिल्म भी है। तो इस तरीके से छात्रों ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे इनको हम लोगों ने वर्ल्ड लेवल पर कवर किया। अब इसी तरीके से एशिया में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है और देश के अंदर में क्या क्या चीजों में प्रथम स्थान पर है, किन किन चीजों के उत्पादन से लेकर के इन पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी जो एमपी का स्पेशल जीके इतना आपको पहले बेसिक जानकारियां जानना पड़ेगा। जैसे ही बेसिक पार्ट आप कंप्लीट कर लेंगे फिर हम लोग इसी क्रम में ज्योग्राफी, उसका जो ज्योग्राफिकल पार्ट है, हिस्टोरिकल पार्ट है, पॉलिटिकल पार्ट है, धीरे धीरे करके इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे। और जो करंट अफेयर्स आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल की चीजें भेजी जाती हैं उनको भी आप एम्फसाइज करते रहिए, धीरे धीरे देखते रहिए, क्योंकि देखिए जो आपका 50 क्वेश्चन आना है तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की इवेंट्स के साथ साथ में आपका ज्यादातर यानी मोर देन 30 क्वेश्चन, आप इतना ध्यान रखिए कि 50 में 30 क्वेश्चन तो आपका सीधे सीधे एमपी स्पेशल से पूछा जाना है, ठीक है। और 20 क्वेश्चन में वो बाकी चीजें कवर करने का काम करेंगे। तो ठीक है छात्रों, अगले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप इसको रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने अध्ययन को बस रेगुलरिटी बना करके रखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ऑल द बेस्ट।